हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग कैसे वर्क करता है, ये कन्वेंशनल बैंकिंग से कैसे अलग है और इंडिया में इसका क्या स्कोप है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग को नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग भी कहते हैं। ये इस्लामिक प्रिंसिपल पे आधारित है जिसे हम शरिया लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम में ये मान्यता है कि मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, यानी ये एक सिर्फ मीडियम है, इसलिए इसको प्रॉफिट पे बेचा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं इस्लामिक लॉ क्या है। इस्लामिक लॉ यानी शरिया लॉ इंटरेस्ट, जिसे रिबा भी कहा जाता है, के लेन देन को प्रोहिबिट करता है, यानी इस्लाम में इसे हराम बताया गया है। शरिया लॉ में ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने को मना किया गया है जिसे हराम बताया गया है या जो इस्लाम के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता हो। अब ये हराम बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि शराब बनाने वाली कंपनी या उससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, वेपन्स जिनका यूज़ वॉर में किया जाता है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, या और कोई ऐसे बिजनेसेस जिससे ह्यूमन काइंड को किसी तरह का नुकसान पहुंचता हो, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से मना किया गया है। ये सारे प्रिंसिपल्स द कुरान से डिराइव किए गए हैं। आइए देखते हैं इस्लामिक बैंक फंक्शन कैसे करते हैं बिना इंटरेस्ट के। देखिए, इस्लाम में ये माना जाता है कि इन्वेस्टर को अनड्यू प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, किसी भी दूसरे की हार्ड अर्न मनी से किसी तरह का अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। साथ ही इस्लाम में ये भी परमिट किया गया है कि एक रीजनेबल प्रॉफिट इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पे लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर रिस्क भी शेयर करता है, इसलिए इसको अलाउ किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास सरप्लस फंड होता है और एक वो जिनके पास डिफिसिट ऑफ फंड होता है, यानी एक वो लोग जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक अमाउंट होता है यानी फंड होता है, और एक ऐसे लोग जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट भी फंड नहीं होता है। तो बैंकिंग चैनल इसी सरप्लस वालों से पैसे लेकर के डिफिसिट वालों को मनी सप्लाई करते हैं। यहीं से कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक के मोड ऑफ ऑपरेशन अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, जहां कन्वेंशनल बैंक इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है, वहीं इस्लामिक बैंक अदर मीन ऑफ चार्जेस लेता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट। आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक मकान लेना है और उसकी कॉस्ट 2 CR है, यानी 2 करोड़ रुपए है। देखिए, अगर इस 2 करोड़ के लिए मैं कन्वेंशनल बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मुझे 2 करोड़ फाइनेंस करके 2 करोड़ पे EMI प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके बना देगा। साथ ही ओनरशिप है जो मकान की, वो मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी, वो मुझे मिल जाएगी। ओनरशिप इसमें मेरी है, इसलिए अगर मेरे मकान को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचता है तो वो मेरे रिस्क हो जाएगा। वहीं इस्लामिक बैंक वो 2 करोड़ का मकान खरीद के मुझे दे देगा, बदले में वो मुझसे 2 करोड़ की जो कि उसकी कॉस्ट थी उसकी EMI बना देगा। सपोज करें 20 लाख रुपए पर एनम की 10 साल के लिए EMI बना देगा, जो 2 करोड़ रुपए होंगे। क्योंकि इसमें ओनरशिप बैंक के पास होती है, यानी इस्लामिक बैंक के पास है मकान की, तो इसके लिए वो मुझसे रेंटल चार्ज करेगा जब तक मैं उसमें रहता हूँ। और क्योंकि वो हाउसिंग प्रॉपर्टी इस्लामिक बैंक की ओनरशिप में है तो वो मुझसे रहने के लिए रेंट चार्ज करेगा। क्योंकि ओनरशिप इस्लामिक बैंक की है तो रिस्क भी बैंक का ही होगा इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग। जैसे जैसे मैं रिपेमेंट करता जाऊंगा वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शनेट में ओनरशिप बैंक से यानी इस्लामिक बैंक से मुझे ट्रांसफर होती जाएगी, इसलिए ये एक रिस्क शेयरिंग कॉन्सेप्ट भी है। आइए देखते हैं इस्लामिक बैंक इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कुछ देर पहले हमने ये बात की कि इस्लामिक बैंक सिर्फ शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये अपने डिपॉजिटर्स के फंड को ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो हाई रिस्क ना हो, जो अल्कोहल रिलेटेड बिजनेस से ना जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिजनेस में नहीं करते हैं जो ड्रग्स में डील करते हों, ऐसे बिजनेस में नहीं करते हैं जो वॉर वेपन्स में डील करते हों।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक बैंक एक्ट एज ए एजेंट जो अपने कस्टमर का पैसा कलेक्ट करके और उन्हें शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, प्रॉफिट या लॉस दोनों को अपने कस्टमर के साथ में उसी प्रोपोर्शनेट में शेयर करता है। जहां कन्वेंशनल बैंक लॉस नहीं शेयर करता है, यहाँ इस्लामिक बैंक प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को शेयर करता है अगर किसी तरह का लॉस उसको इन्वेस्टमेंट में होता है। सन 1999 में द डॉ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स भी बनाया गया ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो शरिया कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। आइए देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग का स्प्रेड वर्ल्ड लेवल पे। आज के टाइम में ऐसे बहुत से नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे चाइना, जर्मनी एटसेट्रा अपने कन्वेंशनल बैंक्स में इस्लामिक बैंकिंग विंडोज ओपन कर रहे हैं। दुनिया में यूके पहली कंट्री थी जो कि नॉन इस्लामिक कंट्री है जिसने अपने यहाँ एक फुल फ्लेज शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंक को परमिट किया जिसका नाम इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन था। सन 2014 में यूके ने इस्लामिक बॉन्ड जिसे सुरूक के नाम से जानते हैं इशू किया। यूएस में भी इसी कॉन्सेप्ट का अमेरिकन फाइनेंस हाउस लरीबा है। आइए देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग का स्कोप इंडिया में क्या है। देखिए इस्लामिक बैंकिंग का स्कोप इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक अनटैप्ड मार्केट है। एक आरटीआई के रिप्लाई में आरबीआई ने ये बताया कि आरबीआई का फिलहाल इस पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है और ना ही इसे अभी फिलहाल परस्यू करने का कोई प्लान है। आइए इस्लामिक बैंकिंग का एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ यानी इस्लामिक बैंकिंग की स्ट्रेंथ क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। डब्ल्यू फॉर वीकनेस मतलब इस्लामिक बैंकिंग की वीकनेस क्या है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी मींस इस्लामिक बैंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। और लास्ट से टी फॉर थ्रेट्स मींस इस्लामिक बैंकिंग के थ्रेट्स क्या क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि ये शरिया लॉ पे बेस्ड है और क्योंकि ये शरिया लॉ पे बेस्ड है तो ये मुस्लिम्स को एनकरेज करेगा बैंकिंग चैनल से जुड़ने के लिए। आज के वक्त में भी बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बैंक्स में इंटरेस्ट कंपोनेंट होने की वजह से बैंकों से लेन देन नहीं करते हैं, बैंकों से दूर रहते हैं। इस्लामिक बैंकिंग की वजह से ऐसे लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। अगला, इस्लामिक बैंकिंग में अनरीजनेबल प्रॉफिट भी नहीं चार्ज किया जाता है जैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वेंशनल बैंक्स में किया जाता है जिससे बोरोवर डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता है। ये कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट से इस्लामिक बैंकिंग। आइए देखते हैं कि वीकनेस क्या क्या है। देखिए अगर वीकनेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो यही है कि इंडिया का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो इसे अलाउ नहीं करता है। इसके लिए पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको इंडिया में लागू किया जा सकता है। इंडिया में शरिया एक्सपर्ट्स की भी बहुत कमी है। आइए देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। इंडिया की पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अपने रिलीजियस बिलीफ के कारण इन्हें शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, इसलिए इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया में। सेकंड चीज, दुनिया में सिर्फ 2 ही रीजन ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस फंड है, एक है गल्फ रीजन एंड सेकंड इज चाइना। इसलिए इनका सरप्लस फंड वहीं फ्लो करेगा जो शरिया कंप्लायंट कंट्रीज हैं। इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में लागू हो जाता है तो ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में मूव करेगा जो इंडिया के प्रत्येक सिटीजन को बेनिफिट करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स एंड बिलीव्स, और इसकी वजह से सभी की इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। आइए देखते हैं इसके थ्रेट्स क्या क्या है। इस्लामिक बैंकिंग के कुछ थ्रेट्स भी हैं, जैसे जो माइक्रो फाइनेंसर्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, क्योंकि ये इस्लाम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है इसलिए इसे पॉलिटिकल टर्माइल को फेस करना पड़ सकता है। थर्ड थ्रेट इसका देखें तो जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उससे इसको हाई कंपटीशन करना पड़ सकता है। और अगर किसी तरह का फ्यूचर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है इंडिया में तो शरिया लॉ पे आधारित इस्लामिक बैंकिंग को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था इस्लामिक बैंकिंग का एक ओवरव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in next video. Goodbye.